हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले ये जो चैप्टर है इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने जो पोर्शन हाईलाइट कर रखा है वो वाला पोर्शन है जो आपको आंसर्स में लिख के आना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो सर्टेन क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इनके वापस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को भी कर लेना, ये आपके रिव्यू के लिए भी अच्छे होते हैं बिकॉज ये पूरे पूरे टॉपिक्स को ही कवर कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको नोट से बेटर पढ़ाई हो सकती है तो आपको नोट्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, बाकी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे एंड उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज के विद इन मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आपको उन सबके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो लेट अस नाउ बिगिन विद दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर होता है इसकी शुरुआत होती है 1967 में। 1967 में इंडिया में काफी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल चेंजेस वाज कि इंदिरा गांधी जी जो थी वो उनकी पॉपुलैरिटी काफी हद तक बढ़ते जा रही थी। ऑलराइट, इसी के साथ साथ जो पहले कांग्रेस का सिस्टम था, एज एन लाइक जो कांग्रेस की डोमिनेंस बना के रखी थी उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई जा रही थी एंड इससे क्या हो गया था, कॉम्पिटिशन जो था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो सीवियरली इंक्रीज होता जा रहा था। इसके अलावा एक और कंपटीशन बन रहा था यहाँ पे, दैट वाज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। ठीक है, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस आ रहे थे। तो इनमें से एक एग्जांपल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि कांग्रेस जो है वो काफी हद तक मतलब जो डिसीजंस ले रहा है वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और वैसे ही कांग्रेस कहता था कि ये जो स्टैंड पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का वो वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। ठीक है, तो ऐसे सारे इश्यूज पे उनके डिबेट होते रहते थे। कांग्रेस दिखाता है सुप्रीम कोर्ट को एज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन, वो कहता है कि एक बहुत कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है जो हमारे प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स के बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। इसके बाद कांग्रेस के बीच में जो स्प्लिट होता है 19 आपका 69 में, तो वो वाला जो स्प्लिट होता है इससे भी काफी हद तक हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो कंट्री के विद इन बहुत ज्यादा चेंज होता जाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो बेसिकली इस टाइम पे क्या होता है, 1971 में इलेक्शन होते हैं एंड इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस थी उसका स्लोगन होता है गरीबी हटाओ। ठीक है, पर गरीबी हटाओ का स्लोगन लाने के बाद भी मतलब 71 72 में यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो सिचुएशन होती है वो कहीं हद तक वर्सन भी होती जाती है। इसके पीछे सबसे मेन रीजन तो आपका बांग्लादेश वॉर होता है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश क्राइसिस होता है यहाँ पे, उससे कुछ 8 मिलियन लोग जो होते हैं वो इंडिया के विद इन आ जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि बिकॉज इंडिया वॉज इन अ वॉर, तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी काफी स्ट्रेन पड़ जाता है या बर्डन पड़ जाता है। उसी के साथ साथ यूएसए जो था वो इंडिया को एड देना बंद कर देता है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाते हैं। जब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली बाकी कमोडिटीज के भी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ऑयल इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन बेसिस के लिए। जो प्राइस का इंक्रीज होता है वो मतलब 1973 में 23% पे स्टैंड करता था एंड देन उसके बाद 1974 में जाके वो 30% पे स्टैंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरीके का इन्फ्लेशन आ चुका है एंड बिकॉज इन्फ्लेशन जब भी आता है देन उसके बाद जो कॉमन पीपल होते हैं उनको बहुत सारी हार्डशिप से सफर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा स्लो पेस्ड होता है, बहुत धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एंड इट्स अ वेरी रैम्पिड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली इसको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसका एक्सपेंडिचर कम से कम होता जाए। तो एक्सपेंडिचर कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो फ्रीज कर देती है अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी को। अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी फ्रीज होगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होंगे वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसी के साथ साथ मानसून फेल हो जाता है हमारा 72 73 में एंड बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से जितने ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे डिक्लाइन कितने परसेंट का होता है, 8% का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ग्रेव इकोनॉमिक कंसर्न था ये इस टाइम के लिए, बहुत ज्यादा पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई थी इंडिया की एट दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाकी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज होती हैं वो साथ में आती हैं, वो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है और इन प्रोटेस्ट के फोर फ्रंट में होते हैं सारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करती है। ये जो मार्क्सिस्ट ग्रुप्स होती हैं ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती हैं। ठीक है, एंड ये मोस्टली यूजुअली वायलेंट प्रैक्टिसेस में ज्यादा बिलीव करती हैं। एंड इसका एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे नक्सलाइट्स, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। गुजरात एंड बिहार मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं।
तो गुजरात एंड बिहार ये जो दोनों स्टेट्स थे, इनके बीच में भी मतलब प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें स्टूडेंट्स ने मतलब रन किए थे इन प्रोटेस्ट को। एंड ये जो दोनों स्टेट्स है, इन दोनों के स्टेट्स में कांग्रेस थी उस टाइम पे। तो जो गुजरात का प्रोटेस्ट है यहाँ पे शुरू होता है जनवरी ऑफ 1974 में। और राइट, गुजरात के प्रोटेस्ट का बेसिक रीजन क्या था? सबसे पहले तो फूड ग्रेन के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, जो ऑयल होता है जो कुकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, जो एसेंशियल कमोडिटीज चाहिए होती है इंसान को जीने के लिए उन सबके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। इसी के साथ साथ करप्शन भी बहुत ही ज्यादा हद तक आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं वो इस चीज के अगेंस्ट एजिटेट करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऑपोजिशन की पार्टीज होती हैं जो आसपास मतलब आ जाती हैं और इस मूवमेंट को ज्वाइन करती हैं। अब जब ऑपोजिशन पार्टीज ज्वाइन करती हैं तो ये मूवमेंट और ब्रॉडन अप होता जाता है एंड इतने हद तक चला जाता है कि प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज कर देना पड़ता है स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल रूल भी आ जाता है। ऑपोजिशन जो होती है वो कहती है कि हम चाहते हैं कि आप एक फ्रेश इलेक्शन लड़ो, ठीक है। एंड इतना ज्यादा दबाव आ जाता है यहाँ पे कि उनको फ्रेश इलेक्शन लड़ना पड़ जाता है। मोरारजी देसाई जी जो थे वो यहाँ पे फेस थे इस मूवमेंट का, एंड ही वाज सीन एज द मेन राइवल अगेंस्ट इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ये फिर उसके बाद जब इलेक्शन लड़ा जाता है जून ऑफ 1975 में, तो कांग्रेस जो होती है वो हार जाती है, कांग्रेस पार्टी इज डिफीटेड। इसी के साथ मार्च 1974 में हम देखते हैं कि बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट एजिटेशन हो रहे होते हैं। अब ये इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं? सिमिलरली जो आपके राइजिंग प्राइसेस होते हैं, फूड की स्कार्सिटी जो हो रही होती है, खाना कम पड़ रहा होता है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज जो होते हैं एंड करप्शन के इश्यूज जो होते हैं। जो बिहार के क्राइसिस में क्या हुआ था, जो स्टूडेंट्स थे वो जयप्रकाश नारायण जी के पास जाते हैं एंड उनको कहते हैं कि आप प्लीज हमारी मदद कीजिए एंड आप हमारे मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। जयप्रकाश नारायण जी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपके मूवमेंट को ज्वाइन करूंगा, बट सिर्फ दो कंडीशंस पे। पहले तो कि तुम्हारा मूवमेंट जो होगा वो नॉन वायलेंट रहना चाहिए, कोई भी वायलेंस पे नहीं उतरेंगे हम लोग। एंड ये जो मूवमेंट होगा इसको तुम सिर्फ और सिर्फ बिहार के विद इन नहीं लिमिट करोगे, ठीक है। मतलब इसको एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक देने का है, हमें एक नेशनल अपील देने का है। तो जयप्रकाश नारायण जी डिमांड करते हैं कि जो कांग्रेस की पार्टी थी आपकी बिहार के अंदर, उसको कंप्लीटली डिसमिस कर दिया जाए एंड एक टोटल रेवोल्यूशन लाया जाए। टोटल रेवोल्यूशन मतलब कि एक सिटीजन के लाइफ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, आपका पॉलिटिकल पार्ट होता है आपकी जिंदगी का, इकोनॉमिक पार्ट होता है, सोशियो कल्चरल पार्ट होता है, इन सब जो आपके पार्ट्स होते हैं इनमें चेंजेस लाया जाए इस तरीके से जिससे हम लोग ट्रू डेमोक्रेसी को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक्स होते हैं, बहुत सारे बंद होते हैं कि ये बिहार की गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, बट बिहार की गवर्नमेंट जो होती है इट रिफ्यूज टू रिजाइन। फिर 1975 में यहाँ पे देखा जाता है कि जो जयप्रकाश नारायण जी होते हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ मार्च करते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड दिस हैज बीन called the largest political rally ever held in the capital। मतलब one of the largest political rallies जो आज तक कैपिटल में होल्ड करी गई है was this rally जो 1975 में मार्च था towards the parliament, ठीक है। इसको ज्वाइन किस किस ने किया था? मतलब बाकी सारी जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जैसे कि आपकी भारतीय जनसंघ हो गई, कांग्रेस ओ हो गई, भारतीय लोकदल हो गई एंड सोशलिस्ट पार्टी हो गई। अब ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियली बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफी हैं, बट ये लोग साथ में क्यों आ रहे थे? बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि मतलब कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये लोग डिफरेंट एंटिटीज रहेंगे तो वो कांग्रेस डोमिनेंस को नहीं हटा पाएंगे, तो वो साथ में मिलके आ रहे थे। तभी इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने कहा था कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये आपका बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा है फॉर द कंट्री। उन्होंने कहा कि ये एक पर्सनल ऑपोजिशन है टुवर्ड्स हर, ठीक है। ये एंटी कांग्रेस मूवमेंट का दर्जा दिया इंदिरा गांधी जी ने इन मूवमेंट्स को और कहा कि ये एक पर्सनल ऑपोजिशन है टुवर्ड्स हर। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस नक्सलाइट मूवमेंट। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में एक दार्जिलिंग हिल्स का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके विद इन एक नक्सलबारी पुलिस स्टेशन है जहां पे 1967 में एक पेजेंट अपराइजिंग हुआ था। अब इस स्टेशन में जो पेजेंट अपराइजिंग हुआ था उसका लीडरशिप कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो सीपीआईएम, ठीक है। सीपीआई जो था उसका स्प्लिट हो गया था 64 में सीपीआई एंड सीपीआईएम में। सीपीआईएम जो है यहाँ पे अब इसका स्प्लिट हो जाता है 1969 में, और यहाँ पे एक और पार्टी निकल के आती है सीपीआईएम CPIML, ठीक है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है। तो ये वाली जो पार्टी होती है ये यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड होती है। इनके लीडर होते हैं चारू मजुमदार, ठीक है। ये बेसिकली कहती है कि जो आपने डेमोक्रेसी बना रखी है इंडिया में ये एक शैम है, ये एक इल्यूजन है, ठीक है। ये सब सच में नहीं हो रहा है, कुछ भी आपने इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया और बोल रहे हो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी मिल गई है हम लोगों को। और ये कहते हैं कि हम लोग गोरेला वॉरफेयर और मतलब अदर वायलेंट मेथड्स का यूज करके हम लोग अपना डोमिनेंस बनाएंगे और रिवॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग पूरे कंट्री के विद इन। अब नक्सलाइट
नक्सलाइट मूवमेंट में ये लोग क्या करते थे, जो रिच लैंड ओनर होते थे उनकी लैंड वो स्नैच कर लेते थे, उनसे लैंड ले लेते थे और पुअर और लैंडलेस पेजेंट्स को दे देते थे। ठीक है, तो मतलब अमीर से लेके पुअर लोगों को दे देना। यहाँ पे बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज किया गवर्नमेंट ने कि हम लोग इन लोगों को पकड़ पाए, इनके मूवमेंट को कर्ब कर पाए, इनके मूवमेंट को खत्म कर पाए। बट नक्सलाइट मूवमेंट जो था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मूवमेंट था और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, अब जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो आपकी पॉलिटिकल उसमें भी आ चुका है। सम ऑफ द पार्टीज जो हैं जैसे कि सीपीआई एमएल जो लिबरेशन वाली पॉलिटिकल पार्टी है, वो ओपनली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करती है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस कंट्री में, उसके साथ साथ 9 स्टेट्स हैं इस पर्टिकुलर कंट्री में हमारे, जहां पे नक्सलाइट वायलेंस देखा जाता है। तो बेसिकली ये जो एरियाज हैं ये यूजुअली बैकवर्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, यहाँ पे आदिवासी ज्यादा रहते हैं। इन एरियाज में जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, अंडर टेनेंट्स होते हैं, स्मॉल कल्टीवेटर्स होते हैं, इनको बेसिक ह्यूमन राइट्स के साथ ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जहां जहां पे ये लोग एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं बाय द मनी लेंडर्स एंड जो अपर मतलब क्लास वाले लोग होते हैं, वहां वहां पे ये नक्सलाइट मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्यों एक तरीके से क्लास मूवमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। गवर्नमेंट जो थी वहां पे मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स द एंटी नक्सलाइट मूवमेंट। एंड जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं वो काफी हद तक गवर्नमेंट के एंटी नक्सलाइट मूवमेंट को भी क्रिटिसाइज करता है। बट ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बोथ नक्सलाइट मूवमेंट एंड एंटी नक्सलाइट मूवमेंट से काफी लोगों की डेथ जरूर हो चुकी है। तो दैट इज अबाउट इट फॉर नक्सलाइट मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इट इज अबाउट द रेलवे स्ट्राइक जो हुआ था 1974 में। तो अब आपकी जो रेलवे होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली बिकॉज आपको एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को ट्रैवल करना होता है डिफरेंट पार्ट्स में इस कंट्री के, बट ऑल्सो बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो भी काफी हद तक रेलवे के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो जब अगर रेलवे बंद हो जाती है तो अभी भी या फिर स्ट्राइक होता है रेलवे में, तो पूरी कंट्री के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंसर्न आ जाता है। ऐसा ही एक स्ट्राइक हुआ था 74 में, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंडर फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल। ठीक है, इसको लीड किया था जॉर्ज फर्नांडिस जी ने, और यहाँ पे एक नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाया गया था कि सारे जो रेलवे के एम्प्लॉयज हैं हम लोग नेशन वाइड स्ट्राइक करने वाले हैं। क्यों कर रहे थे? बिकॉज वो चाहते थे कि उनकी जो सर्विस की कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस जो उनको प्रोवाइड करी गई हैं, बोनसेस जो उनको मिलते हैं, इन सबको थोड़ा इंप्रूव करा जाए। उनको लगता था ये बिलो पार है, मतलब बहुत अच्छे से मतलब उनको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी जा रही थी, तो उसके लिए वो वहां पे स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लेबर अनरेस्ट का मतलब एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता है। बिकॉज आप सोच सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी जो मतलब पब्लिक इंडस्ट्री है रेलवे वाली, उसमें यहाँ पे इतने सारे लोग जो हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। बट गवर्नमेंट जो होती है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट इनफैक्ट कुछ भी नहीं करती है, वो उनकी डिमांड्स भी नहीं मानती है। एंड स्ट्राइक को बंद कर देना पड़ता है उन लोगों को आफ्टर 20 days, बिकॉज 20 दिन चले जाते हैं, कोई सेटलमेंट नहीं आता, एंड दे डिसाइड कि ओके फाइन नाउ वी विल बी कॉलिंग दिस ऑफ। तो दैट वाज अबाउट योर रेलवे स्ट्राइक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। तो जुडिशरी और गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो 3 पिलर्स पे बनता है। सबसे पहला पिलर तो है क्या जो पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है, मतलब कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है, उसको मैनिपुलेट कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन होता है कि क्या हमारी जो पार्लियामेंट है वो कर्टेल कर सकती है राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। तो अर्लियर क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट माना जाता था। ठीक है, तो क्या अमेंडमेंट ला सकती है पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी पे, वो वाला क्वेश्चन उठ जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे उठ रहा था कि जो अगर हम लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो करना है किसी गवर्नमेंट को, तब क्या वो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अब्रिज कर सकती है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, वो बेसिकली ऐसा गाइडलाइन होता है कि आगे आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट होगी उनको इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम लोगों को, बट वो ऐसा एक गाइडलाइन होता है कि इस बेसिस पे हम लोगों को कंट्री को गवर्न करना है। तो क्या उसको फॉलो करते समय हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकते हैं? तो इन सब क्वेश्चंस पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। वन सच केस वाज केशव नंदा भारती केस, हम लोग लास्ट ईयर भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे ही राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। एंड यहाँ पे फाइनली डिसीजन क्या निकल के आता है कि सर्टेन आपके एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कहा जाता है बेसिक फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स, उन बेसिक फीचर्स को पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पार्लियामेंट डज नॉट हैव अ से इन इट। अब केशव नंदा भारती केस के तुरंत बाद ही क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन के लिए। ओके, अब यूजुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इंसान बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे एल्डर मोस्ट सीनियर मोस्ट जो आपके जज होते हैं। बट 1973 में गवर्नमेंट क्या करती है, वो जस्टिस ए एन रे को बना देती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जस्टिस ए एन रे से मतलब 3 जजेस और ऊपर थे जो उनसे और ज्यादा सीनियर थे, बट उनको तब भी बना दिया जाता है। तो इसको बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल मोमेंट माना जाता है।
बिकॉज लोग कहते हैं कि इसको बनाने का मेन रीजन यही था कि कांग्रेस चाहती थी कि कोई ऐसा जस्टिस बने जो कांग्रेस के साथ मतलब डिसीजंस ले सके, क्योंकि ऑलरेडी जुडिशरी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही ज्यादा भेदभाव थे, मतलब बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपके सिचुएशन वर्सन होती जाती है, एंड इसका क्लाइमैक्स होता है 12 जून 1975 में। 12 जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी जो होते हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो कहते हैं कि वो एक जजमेंट निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था टू द लोकसभा दैट इज इनवैलिड। अब ये जो आपका पूरा यहाँ पे हाई कोर्ट में बात कौन लाई थे, राज नारायण जी, ठीक है। तो राज नारायण जी वॉज अ सोशलिस्ट लीडर और ये इंदिरा गांधी जी के अपोजिट खड़े हुए थे इन द इलेक्शन। ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करे थे इलेक्शन में। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं, उनका भी यूज किया, उनकी सर्विसेज का यूज किया इन ऑर्डर टू विन द पर्टिकुलर इलेक्शन। तो हाईकोर्ट में ये आपके से लड़ा जाता है, हाईकोर्ट कहते हैं कि हाँ दैट इज ट्रू, एंड देन उसके बाद हाईकोर्ट कहता है कि शी इज नो लॉन्गर टू बी एन एमपी। अगर अब वो एमपी नहीं बनेंगी तो उनका प्राइम मिनिस्टर का भी पोजीशन वहां से हट जाएगा एक तरीके से, राइट। तो ये उनको बहुत ही बड़े ग्रेव सिचुएशन में डाल देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जून 24 को जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो उनको ग्रांट करता है एक पार्शियल स्टे, एज इन लाइक कि हाँ आप यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं। अभी हम लोग आपके मैटर को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन रिमेन एन एमपी बट आप लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यू आर अलाउड टू स्टे पार्शियली बट आप लोकसभा में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी जी अपने आप को एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पे मतलब फाइंड करती है अपने आप को। फिर क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण जी उस टाइम पे आपकी यही एजिटेशन चल रहे होते हैं, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते हैं। ही बिकम्स द फेस ऑफ द इंटायर नॉन कांग्रेस मूवमेंट। तो इतने सारा मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे ऑन 25 जून 1975। जयप्रकाश नारायण जी एक नेशन वाइड सत्याग्रह निकालते हैं कि वी वांट इंदिरा गांधी जी टू रिजाइन। तो इसके लिए एक नेशन वाइड सत्याग्रह निकाला जाता है। वो ये भी कहते हैं कि जो आर्मी है एंड जो पुलिस है एंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो मान रहे हैं इंदिरा गांधी जी की बातों को, एंड दे डू नॉट हैव टू ओबे टू हर ऑर्डर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि इनके ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत इमोरल एंड इलीगल हैं, आप खुद का स्टैंड पॉइंट यहाँ पे लीजिए। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होती है वो काफी हद तक थ्रेटन हो जाती है। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है 25 जून आपके 1975 में कि वो यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कंट्री के विद इन, एंड बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है वो इन्वोक कर देती है आर्टिकल 352 को। ये आर्टिकल इज बेसिकली द आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जब भी इन्वोक करना है ये वाला आर्टिकल आएगा। ऐसे ही 25 जून 1975 की रात में जाके यहाँ पे इमरजेंसी को लागू कर दिया जाता है। अब इमरजेंसी जब भी लागू होती है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो आपका फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना पावर का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अब ये सब हट जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ऑपरेट करेगी। तो सेंटर के पास बहुत सारी पावर आ गई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें इज दैट आपका जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिविल लिबर्टीज जो होती है हमारी एज मतलब सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वो सब हमसे छीन ली जाती है। अब जब इतने सारे इशू होगा तो क्या होगा, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होगी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी एंड उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ जाएंगे, स्पेशल पावर्स आ जाएंगे इन सच अ सिचुएशन। तो ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड कर दिया इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को, बिकॉज प्रेसिडेंट का भी साइन होना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट ही लागू कर सकता है टेक्निकली। ओके, मतलब फाइनल वर्डिक्ट लाइज विद द प्रेसिडेंट। उनको बोला कि आपको यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि हम लोग इम्पोजिशन करें इमरजेंसी का, वो इम्पोज कर देते हैं। मिडनाइट के बाद जो आपकी न्यूज़पेपर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जो न्यूज़पेपर निकालती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया जाता है। काफी दिन तक उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है और वो प्रिंट नहीं कर पाते न्यूज़पेपर। एंड उसी के साथ साथ कैबिनेट को सुबह सुबह 6 बजे 26 जून को बताया जाता है कि हम लोगों ने इमरजेंसी को लागू कर दिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी। अब सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो था इमरजेंसी का, कि अभी तक जितने प्रोटेस्ट चल रहे थे कंट्री के विद इन में उनको एब्रप्टली स्टॉप होना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि अब इमरजेंसी लागू हो गए तो स्ट्राइक्स बैंड हो गए हैं। स्ट्राइक्स बैंड हो गए हैं, बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स थे उनको नेक्स्ट डे ही मतलब जेल में ले जाया जाना शुरू हो गया था, तो उनको अरेस्ट करा जा रहा था। उसी के साथ साथ आपका जो पॉलिटिकल सिनेरियो था कंट्री के विद इन वो काफी ज्यादा टेंस हो गया था।
इसके अलावा मतलब हमने देखा था कि कैसे न्यूज़पेपर को इलेक्ट्रिसिटी देना बंद हो गया, न्यूज़पेपर के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उनको बोला गया कि अगर आपको प्रेस में अगर कुछ डालना है, आपको अपना प्रिंट भी करना है कुछ, तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी आप उसको अपने प्रिंट कर सकते हो, सर्कुलेट कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो आप नहीं कर सकते हो। इसको बुलाया जाता है प्रेस सेंसरशिप। इसी के साथ साथ बहुत सारी आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आरएसएस हो गया या फिर जमीयत इस्लामी हो गया, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बैन कर दिया था फॉर सम टाइम। इन्होंने कहा कि आप ऑपरेट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो नहीं चाहते कि थे कि कोई भी कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट हो जाए कंट्री के विद इन, ठीक है, कोई रिलीजियस डिसहार्मनी ना क्रिएट होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहीं आपका फंडामेंटल राइट्स जो था वो कर्ब हो जाता है एंड फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली आपका हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी को जेल में डाल रहे हो, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन, बट बिकॉज आपको शक है कि ये कुछ ना कुछ तो करने वाला है, ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया और काफी हद तक बहुत ही ज्यादा मिसयूज भी किया यहाँ पे गवर्नमेंट ने। बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने जेल में डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये जो लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो चाहते थे वो अपने सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, किसी भी कोर्ट में जाके अपनी बात को रख सके कि मेरे को इलीगल तरीके से इन लोगों ने अंदर डाला है, एंड आई डू नॉट बिलोंग इन द पर्टिकुलर कोर्ट, मतलब इन द पर्टिकुलर प्रेजेंट। तो जब कोर्ट के पास आप जाते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने, तो 24 आवर्स के विद इन आपको मैजिस्ट्रेट में दिखाना पड़ता है। तो आप 24 आवर्स के विद इन वो मैजिस्ट्रेट में जाने, उसको हम लोग एक रिट कहते हैं, जिसका नाम होता है हेबिस कॉर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे हेबिस कॉर्पस जो होता है उसको लागू करा जाता है। पर बहुत सारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि हेबिस कॉर्पस डज नॉट ऑपरेट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। आपकी जो गवर्नमेंट है इंदिरा गांधी की, वो कहती है कि आप हेबिस कॉर्पस को नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो बिकॉज अभी इमरजेंसी चल रहा है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो जजमेंट निकालते हैं कि नहीं, हेबिस कॉर्पस तो अभी भी इंप्लीमेंट होगा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि हेबिस कॉर्पस इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। एंड अप्रैल ऑफ 1976 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि वो ओवरटर्न कर देती है हाई कोर्ट्स के जजमेंट को, और वो कहती है कि हाँ, हेबिस कॉर्पस का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। इसको बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टैंड पॉइंट बुलाया जाता है बिकॉज ऑलरेडी इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, और ही अपने दरवाजे कंप्लीटली हमारे लिए बंद कर दिए, ठीक है, तो उसने पूरा ही हमारा क्लोज कर दिया डोर्स, बिकॉज अब हम लोग अगर अनराइटफुली भी जेल में जा रहे थे, वी कांट पुट आवर केस फॉरवर्ड। इसी के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स अंडरग्राउंड होकर काम करना शुरू हो गए, बिकॉज अब वो पब्लिकली कंडेम नहीं कर सकते वरना उनको जेल भेज दिया जाएगा। न्यूज़पेपर्स जैसे इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन, इनमें जहां जहां पे भी उनको सेंसर कर दिया जाता था कि गवर्नमेंट कहती थी कि अच्छा आप ये वाला पोर्शन नहीं डाल सकते थे, वो उस पोर्शन को ब्लैंक छोड़ देते थे एज अ मतलब एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। इसी के साथ मैगजीन जैसे सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम, इन्होंने तो कहा कि आप हमको सेंसरशिप करोगे उससे बेटर है कि हम लोग अपना ऑपरेट ही ना करें। तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्लोज डाउन हो जाएंगे, फिर हम आपका सेंसरशिप को फॉलो नहीं करने वाले हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट इस टाइम पे जेल में चले गए थे। बहुत सारे अंडरग्राउंड न्यूज लेटर एंड लीफलेट्स भी आ रहे थे। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो आपके यहाँ पे लीडर्स थे जिनको पद्म भूषण मिला था, पद्मश्री मिला था, जैसे कि कनाडा के राइटर जो थे शिव रामा करंथ जी, इनको जो पद्म भूषण मिला था, इन्होंने अपना पद्म भूषण वापस दे दिया। एंड सिमिलरली एक हिंदी के राइटर थे आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी, इन्होंने भी अपना पद्मश्री आगे दे दिया, वापस दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्रोटेस्ट है फॉर अगेंस्ट यूथ, कि आपने यहाँ से डेमोक्रेसी को हटा दिया गया है। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के विद भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, ठीक है। सबसे मेजर चेंज तो यही था कि आप अपना कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो इलेक्शन को ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट हुए, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट हुए, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट हुए, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। इन्होंने एक निकाल दिया ये लॉ। इसी के साथ साथ 42nd अमेंडमेंट आया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बुलाया जाता है, बिकॉज इसके विद इन बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन। इसमें से सबसे मेजर वन वॉज कि यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन होता है 5 साल का, उसको उन्होंने 6 साल का बना दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, मतलब उनको था उस टाइम पे कि इसको परमानेंट कर देंगे, बट अभी तो हम लोग 5 years वाला सिस्टम ही फॉलो करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो 5 years के लिए ही रूल करेगी। इसके अलावा इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे इलेक्शंस को एक और साल पोस्टपोन करना पड़ा था इन लोगों को। तो बेसिकली जो इलेक्शन 1971 के बाद 1976 में होना था, वो जाके वो आपका 1978 में। अब हम आते हैं कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि वाज द इमरजेंसी नेसेसरी। अब अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप येस और नो में आंसर नहीं लिखेंगे, आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में लिखेंगे, इंटीग्रेट करके लिख देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा इस मामले में, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट करके सब कुछ लिख देना, ठीक है, और एक वेल बैलेंस आंसर क्रिएट करना। सिर्फ और सिर्फ येस मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ नो मत लिखना।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी। तो इमरजेंसी नेसेसरी ये था या नहीं, उसके लिए मई 1977 में जब जनता पार्टी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इन्होंने एक कमीशन को इंक्वायर किया अंडर जस्टिस जेसी शाह, ठीक है, जो उस टाइम पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस कमीशन के अंडर उन्होंने इस बिल को बिठाया इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे देखने के लिए कि क्या क्या मतलब जो एस्पेक्ट्स थे ऑफ एलिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेसेस एंड माल प्रैक्टिसेस कमिट करे गए थे अंडर इमरजेंसी, ठीक है। तो उसको असेस करने के लिए, देखने के लिए कि कितने सारे माल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया था अंडर इमरजेंसी, शाह कमीशन को बिठाया गया था। अब जो आपकी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो डेमोक्रेसी होती है वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर रही थी, वो प्रोटेस्ट करी जा रही थी बार बार। तो ऑपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी, बहुत ही ज्यादा एक तरीके लॉ एंड ऑर्डर का रकस क्रिएट कर रही थी। ये कह रही थी आपकी गवर्नमेंट कि इन्होंने इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का रकस क्रिएट कर दिया कि हम लोगों का जो सारा अटेंशन था वो डाइवर्ट हो गया इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ही अपना अटेंशन पे देते रह गए, हम लोगों ने एक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस किया ही नहीं। जो एक्चुअल पॉलिसीज चाहती थी गवर्नमेंट लाना, उस पर फोकस ही नहीं रह पाया। इंदिरा गांधी जी जो थी, उन्होंने शाह कमीशन में ये यही लिखा था एग्जैक्टली कि ऐसा उन लोगों ने सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि जो उनकी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाह रही थी, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। इसी टाइम पे जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, वो कह रही थी कि यहाँ पे कोई ना कोई तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है जो हमारी यूनिटी को थ्रेटन कर रही है। वो कहती थी कि जो जयप्रकाश नारायण जी के अंडर जो लीडर्स थे, वो सारे मतलब यूजुअली वो लोग थे जो मिडिल क्लास के लोग थे, एंड दे वर अपोज टू द कांग्रेस की रेडिकल पॉलिसीज। तो उस टाइम पे कांग्रेस थोड़ा सोशलिस्ट स्टैंड पॉइंट ले लिया था, तो वो बेसिकली कहना चाह रहे थे कि ये मिडिल क्लास लोग कांग्रेस के ये सोशलिस्ट स्टैंड पॉइंट से डरते हैं, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट वो इस यहाँ पे खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट कांग्रेस। बट आफ्टर द इमरजेंसी इवन सीपीआई ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने गलती कर दी थी, इन आवर असेसमेंट इमरजेंसी को लागू नहीं करना चाहिए था। अब जो इमरजेंसी के क्रिटिक्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी के क्रिटिक्स सबसे पहले तो यही कहते हैं कि एज अ कंट्री हम लोग डेमोक्रेसी है, हमारे पास राइट है जब भी हमको प्रोटेस्ट करना होता है, ठीक है, जब भी हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट, आप हमसे छीन नहीं सकते हो। स्पेशली जब ये प्रोटेस्ट जो होते हैं ये पीसफुल एंड नॉन वायलेंट होते हैं। बट ये प्रोटेस्ट पीसफुल एंड नॉन वायलेंट था, तो पर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो आप इनको एंटी नेशनल एक्टिविटी कैसे बुला सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो आपकी होम मिनिस्ट्री है, उसके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती यहाँ पे प्रोटेस्ट में, कुछ भी वायलेंस वगैरह हो जाता, तो होम मिनिस्ट्री कर्ब कर लेती। गवर्नमेंट के पास काफी सारे रूटीन पावर्स थे जिसके साथ वो डील कर सकती थी, कोई जरूरत नहीं थी इमरजेंसी को लागू करने की है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास काफी पावर थी कि अगर कोई भी वायलेंस हो जाते हैं उसको वो कर्ब कर सके। तो यहाँ पे वो बेसिकली कहना ये चाहते थे कि आपकी जो प्राइम मिनिस्टर थी इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, इन्होंने माल प्रैक्टिस यूज किया, ठीक है, यहाँ पे मिस यूज किया अपने इमरजेंसी के पावर का, और उन्होंने यूज किया इमरजेंसी की पावर नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री बट टू प्रोटेक्ट हर ओन इमेज। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इमरजेंसी को। अब इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली पहले कहा कि हम लोग इमरजेंसी क्यों ला रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था। गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोटेस्ट विच वर हैपनिंग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन से स्टार्ट करती है। ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम को। और एक तो 20 पॉइंट प्रोग्राम होता है, उसके अंदर बहुत सारे वेरियस चीजें आ जाती हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स लाना, ठीक है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज लाना, एग्रीकल्चर वेजेस जो होते हैं उनको देखना कि कितना एग्रीकल्चर वेजेस मिलना चाहिए, मिनिमम सेट कितना करना चाहिए, वर्कर पार्टिसिपेशन जो हो रहा है मैनेजमेंट के विद इन, बॉन्डेड लेबर्स जो होता है उनको कंप्लीटली हटा देना। तो ऐसी सब चीजों पे जो आपका ये 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो ऑपरेट करा था। तो काफी हद तक ये सोशलिस्ट प्रोग्राम था, प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम था, ठीक है। अर्बन मिडिल क्लास जो थी इस टाइम पे वो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब कम से कम मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि शांति मिल जाएगी हमको, ठीक है। वो कह रहे थे कि अब एटलीस्ट प्रोटेस्ट नहीं होने वाला है, अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अपना काम आराम से बैठ के करेंगे। उसी के साथ साथ जो पुअर पॉपुलेशन थी वो भी मतलब एक हद तक दे वर ऑल्सो हैप्पी कि चलो ठीक है, आप जो पॉलिसीज ला रहे हो ये पॉलिसीज काफी प्रॉमिसिंग साउंड कर रही है, इनसे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो दे ऑल्सो एडजस्टेड विद द इमरजेंसी का ये वाला जो नया क्लॉज आया था। तो इससे हमको देखने को मिलता है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एस्पिरेशंस थी व्हेन इट कम्स
जो इमरजेंसी। पर जो क्रिटिक्स होते हैं इमरजेंसी के वो कहते हैं कि ये सब तो बस एक बहाना है। ये कांग्रेस पार्टी जो थी वो अपने आप को डाइवर्ट करना चाह रही थी हम लोगों का अटेंशन को। बेसिकली कांग्रेस पार्टी डाइवर्ट कर रही थी सारे लोगों के अटेंशन को फ्रॉम द ब्रूटल एट्रोसिटीज जो इमरजेंसी के नाम पे कंडक्ट हो रहे थे, बाय शोइंग देम कि ये देखो हम कितना ज्यादा आपके लिए पॉलिसी बेटरमेंट कर रहे हैं, कितनी हम लोग नई पॉलिसीज ला रहे हैं, कितने नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर होती जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ 676 ऑपोजिशन के लीडर्स को तो आपने जेल में डाल दिया। उसके साथ शाह कमीशन ने ये कहा कि कुछ 1,11,000 लोग थे ऐसे जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जेल में डाला गया। एंड मोस्टली ये जो लोग थे उन लोगों का एंटी नेशनल मूवमेंट की वजह से डाला गया था, बट वो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट वगैरह में तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, वो बहुत पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का रिमूवल हो गया था, जो इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया था, उसको भी काफी हद तक क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा संजय गांधी जी जो थे, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे इंदिरा गांधी जी, उनके जो सन थे संजय गांधी जी, इनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, येट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किया और ये पावर में थे एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो लोग इनकी अथॉरिटी को यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये तो पावर में है भी नहीं, तो इनको क्यों आप दे अलाउ कर रहे हो यहाँ पे यूज करने का। स्पेशली इनका रोल कहाँ पे था, डिमोलिशन एंड फोर्स स्टेरिलाइजेशन। डिमोलिशन का बेसिकली मतलब होता है जो झुग्गी वगैरह होती है उनको हमेशा डिमोलिश कर देना, ठीक है, मतलब वहां से हटा देना लोगों को कि आपके घर यहाँ पे आप नहीं बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम ये जो अरेस्ट हुए थे, ऑब्वियसली प्रेस में इतना ज्यादा वायलेंस हुआ था, प्रेस को मतलब बंद करा दिया था, प्रेस सेंसरशिप देखने को मिला था। बट मोस्ट ब्रूटल जो वायलेंस था वो हमारा यहाँ पे कंट्री में पुअर पीपल ने सफर किया था, ठीक है। एंड जो आपके यहाँ पे अरेस्टेड जो ऑपोजिशन लीडर्स है उन्होंने सफर किया था। अब क्या क्या लेसन थे जो हमने इमरजेंसी से सीखा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन तो हमने यही सीखा कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो हम लोग इतने जल्दी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इवन दो इमरजेंसी में बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत ऊपर नीचे हमको देखना पड़ा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वीक पड़ गया कहीं ना कहीं पे, बट जैसे ही इमरजेंसी हट गया हमारी डेमोक्रेसी फिर से फुली फंक्शन करने लग गई। तो ये दिखाते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है हम इसको डू अवे एकदम नहीं कर सकते। सेकंड फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे, जो सेकंड लेसन है हम जो सीखते हैं, दैट इज कि इमरजेंसी का जो क्लॉज था उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा वेग था। उसमें पहले लिख रखा था इमरजेंसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है, तो अब इस चीज को हटा के यहाँ पे लिखा इंटरनल डिस्टर्बेंस तभी माना जाएगा जब किसी फॉर्म का आर्म्ड रिबेलियन हो रहा हो कंट्री के विद इन, मतलब कि लोग वायलेंस वगैरह आर्म्स वगैरह यूज करके प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, देन हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी लाना है। ऐसे कोई भी इमरजेंसी नहीं इंप्लीमेंट कर सकता। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका भी राइटिंग में देना पड़ेगा, उनकी भी सिग्नेचर वगैरह की जरूरत होगी वाइल इंप्लीमेंटिंग इमरजेंसी। थर्डली यहाँ पे उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट अगेन यही हमने सीखा है कि हमारी जो सिविल लिबर्टीज होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एज कंट्री के सिटीजन हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी हम लोग यहाँ से सीखते हैं। इसी के साथ साथ थोड़े चैलेंजेस है जो हम लोग अभी तक आर्टिकुलेट नहीं कर पाए, थोड़े क्वेश्चन है जो हम अभी तक आंसर नहीं कर पाए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या हम लोग कौन सा बैलेंस ला सकते हैं बिटवीन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो करते हैं हम लोग एंड गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही थी कि इनके प्रोटेस्ट के चक्कर में हम लोग फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो क्या बैलेंस होना चाहिए, क्या सच में प्रोटेस्ट के चक्कर में गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इस वाले क्वेश्चन का अभी तक हमारे पास कंक्लूसिव आंसर नहीं है। उसी के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे कंसर्निंग हमारे लिए है इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी रूल। मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे जो रूल चल रहा था उसमें बाकी सब लोग जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हमारे पुलिस वगैरह होती हैं, ये लोग ज्यादा काम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या सिविल सर्वेंट्स एंड पुलिस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पे ही काम करती है, क्या ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, इनके बीच में कितना डिविजन होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके इधर आ जाते हैं। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। 1977 में आपका इलेक्शन लड़ा जाता है, जनवरी ऑफ 1977 में। एंड इस इलेक्शन में बेसिकली क्या होता है, जनवरी 1977 में कहा जाता है कि चलो हम लोग इलेक्शन होल्ड करने वाले हैं, 18 महीने हो जाते हैं उस टाइम पे इमरजेंसी को। एंड मार्च 1977 में इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है। अब ऑब्वियसली बहुत कम टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च में, बट यहाँ पे ऑपोजिशन जो लीडर्स थी अब ये सब की सब साथ में आ गई थी, ठीक है, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली इमरजेंसी हो गया था, एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो हो गया था। तो अब सारी एंटी कांग्रेस मूवमेंट्स जो थी, एंटी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सब साथ में आ गई। वो अपने आप को नाम देती है जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी। इसके लीडर्स कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी। सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने खुद की सेपरेट पार्टी भी फॉर्म करी,
एंड उसका नाम था मतलब जगजीवन राम जी के अंडर, एंड इसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। एंड ये सून और लेटर मतलब ये जनता पार्टी का ही पार्ट बन गई थी। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी आई अंडर जगजीवन राम, एंड देन सून उसने जनता पार्टी को ही ज्वाइन कर लिया। अभी जो जनता पार्टी है इसने इलेक्शन को रेफरेंडम में टर्न कर दिया। रेफरेंडम क्या होता है? डिसीजन जब वोटिंग आता है तो आपसे उन्होंने पूछा कि लोगों से कि क्या आपको लगता है इमरजेंसी सही था या नहीं। तो उनका बेसिक ही वो था कि इमरजेंसी जो इन लोगों ने लागू किया था वो कितना अनडेमोक्रेटिक था। ठीक है। And obviously because a lot of people were impacted by emergency, a lot of people were against emergency, and कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जो सपोर्ट था इतना ज्यादा वो जीत रही थी वो लूज कर जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, और ये एक बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट था, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी जो होती है वो हार जाती है इलेक्शन को। वो सिर्फ और सिर्फ 154 सीट्स जीत पाती है, विच इज लेस देन 35% ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन। एंड जो जनता पार्टी होती है और इसके अलाइज होते हैं वो 330 सीट्स जीत लेते हैं आउट ऑफ 542 सीट्स जो होती हैं। एंड जनता पार्टी अकेले ही 295 सीट्स जीत जाती है, एंड वो मतलब एक क्लियर मेजोरिटी को एंजॉय कर रही होती है। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में उसने बहुत सारे लॉस देखे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लॉस्ट एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी। आप सोच सकते हैं हर कॉन्स्टिट्युएंसी उनमें लूज किया इन बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी इस पर्टिकुलर स्टेट में वो लूज कर जाती है। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में वो बस एक एक कॉन्स्टिट्युएंसी ईच जीत पाती है। इंदिरा गांधी जी जो थी वो रायबरेली से हार जाती है जो उनका कॉन्स्टिट्युएंसी था, एंड संजय गांधी जी जो है वो अमेठी से हार जाते हैं। इसके साथ साथ बट यहाँ पे ये भी देखने को इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता है। कांग्रेस पार्टी जो होती है वो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में फिर भी मतलब अच्छे से वो कर पाती है। सदर्न स्टेट्स में भी उसका जितना फेयर होता है इलेक्शन का वो डिसेंट इनफ होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इमरजेंसी जो था वो हर जगह सिमिलरली इम्पोज नहीं किया गया था। साउथ इंडिया में इमरजेंसी को थोड़े लो लेवल पे इम्पोज किया गया था, उतना ज्यादा ड्रामेटिकली नहीं इम्पोज किया गया था। उसके इफेक्ट ज्यादातर जो थे वो हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिले गए थे। इसी रीजन से साउथ इंडिया में यूजुअली वो मतलब कांग्रेस पार्टी वोट्स जीत पाई थी। अब अगर जनता पार्टी की बात करें तो जनता गवर्नमेंट जो थी उसका बेसिक क्या था? बेसिस जो था आपकी जनता गवर्नमेंट का वाज एंटी कांग्रेस। बट यहाँ पे जो था, यहाँ पे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जनता गवर्नमेंट जो होती है इनके पास प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तीन ऑप्शन थे। सबसे पहले तो मोरारजी देसाई जी जो इंदिरा गांधी जी के राइवल रह चुके हैं 66 67 से। चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है, वो जो भारतीय लोकदल के लीडर थे। एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ पे जगजीवन राम जी। तो ये तीन हमारे प्रोपोनेंट्स थे। इनमें से मोरारजी देसाई जी को डिसाइड करा जाता है कि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जनता पार्टी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एंटी कांग्रेस ही रहती है हमेशा से। इनके पास कोई कॉमन प्रोग्राम भी नहीं होता है। अब जनता पार्टी क्या करती है? यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं ला पाती है। कांग्रेस पार्टी ने जो जो परस्यू किया था जनता पार्टी भी सेम पाथ पे चली जाती है। इसके क्या होता है मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जनता पार्टी के विद इन, एंड वो स्प्लिट हो जाती है। एंड मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट होती है वो मेजोरिटी लूज कर देती है इन लेस देन 18 मंथ्स। मतलब कुछ 18 महीने ही बस मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट रहती है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी की गवर्नमेंट आती है। कांग्रेस जो थी उसने इस गवर्नमेंट को इनिशियली सपोर्ट किया, ठीक है, 4 महीने के लिए सपोर्ट किया। बट 4 महीने के बाद कांग्रेस ने सपोर्ट छोड़ दिया, एंड ये जो पर्टिकुलर पार्टी होती है चौधरी चरण सिंह जी के अंडर ये भी हट जाती है। तो मोरारजी देसाई जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 18 मंथ्स, चौधरी चरण सिंह जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 4 मंथ्स। हमारे यहाँ पे सिर्फ फ्रेश इलेक्शंस हेल्ड करे जाते हैं जनवरी ऑफ 1980 में, एंड यहाँ पे इंदिरा गांधी जी जो होती है वो जीत जाती है, कांग्रेस पार्टी विन कर लेती है। इट विंस 353 सीट्स। तो ये बेसिकली यही दिखाता है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इंस्टेबिलिटी है, वो खुद में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको कहाँ जाना है, तो जो वोटर्स होते हैं वो उनको सीवियरली पनिश करते हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी का जो फेट है इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। अब इस पर्टिकुलर पार्टी का लेगेसी क्या था? इमरजेंसी का लेगेसी क्या था? तो 1969 से हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी जो थी, जो अर्लियर एक अम्ब्रेला पार्टी होती थी जहाँ पे आइडियोलॉजिकल कोलिशन बुलाया जाता है, अब वो एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे वो लोग अकोमोडेट नहीं कर पाते इतने सारे डिफरेंट आइडियाज को। कांग्रेस पार्टी अब एक प्रो सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन जाती है एंड प्रो पुअर पार्टी बन जाती है। इसी के साथ साथ कांग्रेस जो होती है, यहाँ पे जो इनके लीडर्स होते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं लोग, वो बेसिकली फॉलो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिसीजंस, एंड बिकॉज इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती जाती हैं। इसी टाइम पे नॉन कांग्रेसिज्म का भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एक साथ आ जाती थी, इवन वो उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती थी। वाई? बिकॉज उनको कांग्रेस को हराना था। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस डोमिनेंस पे रहे।
इसी के साथ साथ 1977 में जो जनता पार्टी आई थी, तो जनता पार्टी का आना हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल था। वाई? बिकॉज यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट जो होते हैं और बैकवर्ड क्लास जो होते हैं, उनको जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि अब हम लोग आएंगे और हम लोग यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कांग्रेस का ही रूल था, तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट एंड अपर क्लास लोगों का ही रूल था। बट अब यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं इन द कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टी। इसी के साथ साथ मंडल कमीशन का रिजर्वेशन वाला सिस्टम भी यहाँ पे शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम रिसेंट डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। अब जो इमरजेंसी की अगर बात करें, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का पीरियड था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बैटर ही था एक तरीके से अबाउट पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का, ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं उसका भी बैटल था। बट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को होने के अलावा ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी था। वाई? बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स थे, उन्होंने कहा था कि ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी को डाल देते, बिकॉज उनको फेथ था कि कोई भी इंडियन गवर्नमेंट आके इस इमरजेंसी को मिसयूज नहीं करेगी। बट यहाँ पे मिसयूज हो जाता है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, वाइड एंड ओपन एंडेड पावर मिल जाता है गवर्नमेंट को इन इमरजेंसी, और इन पावर को बहुत ज्यादा हद तक ये अब्यूज करते हैं, मिसयूज होता है यहाँ पे इस पावर का। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, इट वाज इवन मोर सीरियस देन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अनदर क्रिटिकल इशू जो यहाँ पे आता है इज द रोल एंड एक्सटेंट ऑफ मास प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, कि मास प्रोटेस्ट कितने हद तक कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि प्रोटेस्ट एंड गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बीच में भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, इसके बीच में भी बहुत ज्यादा कंसर्न्स आ जाते हैं, यहाँ पे अराइज होते हैं। तो इधर हमारा जो मेन पार्ट है चैप्टर का वो खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडेड टॉपिक्स को। तो एडेड टॉपिक्स जो आपके पर्टिकुलर चैप्टर में है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जयप्रकाश नारायण जी एंड द टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट के बारे में। अब जयप्रकाश नारायण जी जो हैं उनको 3 मेजर कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। एक तो उनका फाइट अगेंस्ट करप्शन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड चैंपियनिंग ऑफ द टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। अब जयप्रकाश नारायण जी जो थे, ही वाज द फर्स्ट लीडर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिन्होंने एक मतलब इतना बड़े हद तक करप्शन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट लाया था, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किसके बेसिस पे किया था, पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ के साथ किया था, पर्टिकुलरली गुजरात एंड बिहार वाले रीजन में। इन्होंने एडवोकेट किया था अबाउट द ऑफिस ऑफ लोकपाल। लोकपाल मतलब एक ऑफिस ऐसा जो करप्शन के अगेंस्ट जा रहा है। इसी के साथ साथ वो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म पे बिलीव करते थे, एज इन की जो हमारी सोसाइटी होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। एक तो आपकी कम्युनिटी होती है, एक आपका रीजन होता है, एक आपका राष्ट्र होता है पूरा, ठीक है। इनको कंबाइन करके हम लोग ट्रू फेडरेशन को अचीव कर सकते हैं। इनके अबव प्रिंसिपल पे इन्होंने बनाया था कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन क्या होता है, सारा आपका मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना हमारे कंट्री में, तभी इसको टोटल रेवोल्यूशन कहते हैं। हर एस्पेक्ट के विद इन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, मोहल्ला समिटीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। इधर उन्होंने कॉल भी किया कि अपर के लोगों को कि आप भी ज्वाइन करो यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल को, जिससे हम क्लीन पॉलिटिक्स ला सकते हैं इंडिया में। क्लीन पॉलिटिक्स का मतलब है ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स, जो मतलब अच्छे से हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जो ट्रू डेमोक्रेटिक पॉलिसीज होनी चाहिए। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था जयप्रकाश नारायण जी का, वो कहते हैं कि ये एक मैन ही ला सकता है, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग ही होता है जो रियल कैटलिस्ट होता है ऑफ चेंज इन अवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा एडेड टॉपिक है दैट इज अबाउट राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। अब राम मनोहर लोहिया जी जो थे, ही वाज वन ऑफ द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म इंडिया में। ऑल्सो ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है। इन्होंने आइडिया दिया अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट इज सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को एसोसिएट करके। लोहिया जी जो थे, ये कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों के अगेंस्ट थे, ठीक है। ये कहते थे कि ये दोनों ही इररेलेवेंट है फॉर द इंडियन सोसाइटी। इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा, इसके 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। एक तो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपकी बेसिक चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपको खाना कैसा मिल रहा है, हाउसिंग फैसिलिटीज कैसी है। एंड देन आपका नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एडवोकेट किया चाउ भुजा राजनीति को, मतलब कि 4 पिलर्स होते हैं सोशलिज्म के हमारे कंट्री में। एक तो आपका सेंटर हो गया, एक आपका रीजन हो गया, एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट, एंड दूसरा आपका चौथा हो गया आपका विलेज, ठीक है। और ये चारों ही एक दूसरे से लिंक्ड है।
इसके साथ अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव एक्शन मतलब जो ऐसे पॉलिसीज होती है जो गवर्नमेंट लाती है जिससे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं डाउन टू अर्थ सेक्शन को। इन्होंने कहा कि सिर्फ डाउन टू अर्थ सेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए ये, बट ऑल्सो फॉर विमेन एंड नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज, ऐसी माइनॉरिटीज जो रिलीजन के बेसिस में नहीं बनी है, एंड विमेन के लिए भी इनको हमको लाना चाहिए अफर्मेटिव एक्शंस को। इनके प्रोमाइसेस पे लोहिया जी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया द आइडिया ऑफ पार्टी ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, पार्टी ऑफ सोशलिज्म इज बेसिकली कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मर्ज करने का। एंड इसके सिंबल्स क्या क्या होंगे, एक तो होगा स्पेड। ठीक है, स्पेड समझते हैं आप, उसमें बेसिकली ये क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा कि हम एफर्ट्स बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वी आर रेडी टू फाइट इफ वी हैव टू। वोट का सिंबल होगा, वोट का सिंबल पावर ऑफ वोटिंग दिखाएगा। एंड प्रिजन का सिंबल होगा कि अगर हमको सैक्रिफाइस भी करना पड़े तब भी हम सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे इज अबाउट दीनदयाल उपाध्याय जी एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो एक फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, इन्होंने आइडिया रखा अबाउट इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल को क्रिएट करना जहां पे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट है। मतलब डेवलपमेंट जो हो रही है वो इंसान के अराउंड हो रही है, इंसान को बेनिफिट कर सके ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बेसिकली एवरी ह्यूमन बींग जो है उसको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी। ठीक है, और वो बैलेंस कर पाएंगे हम लोग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में। ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज वो कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो काफी लिमिटेड हैं, तो हमको उसको सस्टेनेबली कंज्यूम करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली फोकस ऑन फ्रीडम। ये जो फिलोसफी है इसके तीन मेजर प्रिंसिपल हैं। एक तो प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, ठीक है, कि हम लोग साथ में बन के आए। इसके साथ साथ सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, जो हमारा धर्म होता है उसकी सुप्रीमेसी रखने का। एंड ऑटोनॉमी ऑफ द सोसाइटी, कि एज अ सोसाइटी हम खुद के डिसीजंस खुद ले रहे हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो अपोज करते थे वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म को, कि जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की, इंडिविजुअलिज्म की, उसको भी अपोज करते थे। उसी के साथ साथ ये जो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी उसको भी अपोज करते थे। वो कहते थे कि ये दोनों आइडियोलॉजीज जो हैं वो कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक पर्पस के बेसिस पे ही है। ठीक है, कितना रिसोर्स किसको मिलना चाहिए, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते। जो इंडिविजुअल का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है वो वाला फोकस यहाँ पे लैक करता है। तो बेस्ड ऑन हिज फिलोसफी ऑफ इंटरनल कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा, एक हमारा अंदर से आवाज जो होती है, वो लाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर ह्यूमन सोल। ठीक है, टू बी कॉल्ड चिट्टी। एंड ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें कहता है अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो एक क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। वो चाहते थे कि इंडियनाइजेशन हो डेमोक्रेसी का। ठीक है, वो पर्टिकुलरली फोकस करना चाह रहे थे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में। वो चाह रहे थे कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कैसे अचीव करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करके एंड स्वदेशी मूवमेंट, एज इन लाइक खुद के रिसोर्सेज खुद बनाना। ठीक है, स्वदेशी मतलब खुद की ही चीजें बनाना, मेक इन इंडिया एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इनके फिलोसफी में अर्थयाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थ एज इन लाइक मीनिंग, ठीक है, तो वो गोल या मीनिंग नहीं होगा हमारे पास, तो इससे क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन एंड डेनिग्रेशन हो जाएगा हमारे धर्म का, विच इज सो इंटीग्रल टू इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपको अर्थ होना, आपका मीनिंग होना जो होता है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट सब यूनिट जो है हमारा दैट इज डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। ठीक है, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस का क्या मतलब होता है, बेसिकली इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें जब इंक्रीज हो जाता है लोगों के पार्टिसिपेशन का तो हम उसको कहते हैं एक डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इंडिया में 3 मेजर लेयर्स आ चुकी हैं डेमोक्रेटिक अपसर्ज की, इसके बारे में आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो था वो 1950 से लेके 70s में था। अब 1950 से लेके 70s में बेसिकली ये डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंडिया की डेमोक्रेसी स्टार्ट ही हुई थी। उस टाइम पे क्या था, डेमोक्रेसी वाज एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन। लोग कहते थे कि सिर्फ मॉडर्न कंट्रीज जहाँ पे अर्बनाइजेशन है, एजुकेशन अच्छा है, एक्सेस टू मीडिया बहुत अच्छा है, उनके पास रिसोर्सेज जिन कंट्रीज के बाद सारे हैं, वही एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो कर सकते हैं। बट ये जो है हमारी डेमोक्रेसी वाली जो कंट्री है, इन्होंने फॉल्सिफाई कर दिया इस वेस्टर्न मिथ को। उन्होंने दिखाया कि इवन इफ वी वर अ पुअर कंट्री एट दैट टाइम, वी वर एबल टू अचीव डेमोक्रेसी, एंड हमारी डेमोक्रेसी कभी भी थ्रेटन नहीं हुई है किसी तरीके से।
सेकंड जो यहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, दैट वाज द लोअर कास्ट, आपका जो अपसर्ज था, बेसिकली द लोअर कास्ट, द बैकवर्ड क्लास जो लोग थे, वो जब आपका शुरू हो जाते हैं पॉलिटिक्स में पार्ट लेना। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है 1980s में आया था। ठीक है, एंड इससे होता क्या है, हमारी जो इंडिया की पॉलिटिक्स होती है वो ज्यादा अकोमोडेटिव हो जाती है, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है और एक्सेसिबल होती है। मतलब अब हर जगह से इंसान हमारी पॉलिटिक्स को एक्सेस कर पा रहा है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देख पा रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं आगे जाके। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपसर्ज था ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मतलब प्लेटफॉर्म्स जो क्रिएट हो रहे थे, इससे अपॉर्चुनिटी मिला बैकवर्ड क्लास एंड कास्ट को अपनी बातों को आगे रखने का, एंड इनको अपॉर्चुनिटी मिला सेल्फ रिस्पेक्ट जीतने का और अपना एम्पावरमेंट को इंश्योर करने का। नेक्स्ट जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात हम लोग करते हैं, दैट हैपेंड इन 1990s एंड दिस वाज रिगार्डिंग द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं एलपीजी। तो इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो लिबरलाइज करती है 1991 में, एंड यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्केट सोसाइटी होती है इसको हम लोग कहते हैं थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। अब इसमें क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट भी क्रिएट हो जाता है। तो इट वॉज नो लॉन्गर अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट रैदर अबाउट सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट। इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि वो काम कर सकती है, कि वो एबल है टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी, टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द कंट्री, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी आपके आगे डोमिनेंस में बैठ जाएगी। ठीक है, मतलब उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मिला जाएगा, हेंस आपका यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट। यहाँ पे एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है स्टेट टू मार्केट, मतलब कि पहले स्टेट का इतना इंपॉर्टेंट रोल था, अब मार्केट ऑपरेट करता है गवर्नमेंट से लेके गवर्नेंस पे, स्टेट एज अ कंट्रोलर से स्टेट एज अ फैसिलिटेटर में। तो इन दोनों का बेसिकली ये मतलब हो जाता है, स्टेट पहले कितना ज्यादा कंट्रोल कर रहा था इंडिया की इकोनॉमी को, अब इंडिया की इकोनॉमी मार्केट के बेसिस पे भी मतलब फॉलो करने लग जाती है। एंड स्टेट का जो रोल होता है, अब वो कंट्रोल नहीं करती, वो बस फैसिलिटेट करती है, मतलब थोड़े थोड़े चीजों में इंटरफेयर करती है, प्रॉपरली 100% इंटरवीन नहीं करती है। मोरोवर जो आपका थर्ड डेमोक्रेटिक अब ये अपसर्ज था, इससे प्रमोट होता है पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ एज वेल। ठीक है, एंड दे आर द रियल गेम चेंजर्स, मतलब कि इनके वजह से जो इनके पॉलिटिकल ओपिनियंस जो आज बन रहे हैं वो कल के पॉलिटिक्स को शेप करने वाले हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। यहाँ पे आपके एडेड टॉपिक्स भी खत्म हो जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ में मतलब कोई भी डाउट होगा आपको, प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, उससे पता लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।